ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ CKYR 1067 ਰੈਡ FM ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਵੀ। CKYE 93.1 89.1 ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ डिस्कशन होएगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ कि ਸਾਨੂੰ पल्ले बन लेनी चाहिए है यही साझी की जाएगी। कोशिश हमारी आज के प्रोग्राम में यही रहेगी कि हम जो कि स्पेशली वी कम फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन साइड, हमें पता हो कि हमने अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है, तंदुरुस्ती का ख्याल रखना है और बहुत सारी ऐसी भयानक बीमारियां जिन्हें हम मानकर चलते हैं कि ये हमारे लिए उम्र भर के लिए साथ चलने वाली हैं, जिसके लिए हमें दवाई लेनी पड़ेगी। क्रॉनिक डिजीज़ हम उन्हें बोलते हैं, या फिर जब हम कैंसर जैसी नामुराद बीमारी का नाम सुनते हैं तब भी हमारे मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है। तो उससे दूर रहने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या कोशिशें की जा सकती हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या हमारी कुछ आदतें जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से बढ़ जाते हैं ऐसी बीमारियों के लिए, यही जानने की कोशिश आज के प्रोग्राम में रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर कशिफ मुगल शामिल होने जा रहे हैं जो कि खुद रिसर्चर हैं और वो फिज़िकल एंड मेंटल वेल बीइंग को फोकस रखते हुए आज की बातचीत हमारे साथ करने वाले हैं। ये गुफ्तगू बहुत ख़ास है। डॉक्टर साहब खुद क्लिनिशियन साइंटिस्ट हैं, MD हैं, PhD हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एंड एल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज के साथ उनका काम जारी रहता है बादस्तूर। और ये भी बता दें कि इनकी रिसर्च जो फोकस्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में वो इन्हीं चीज़ों पर ही कि कैसे अपनी पॉपुलेशन की कुछ आदतें हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर मुगल, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Gurpreet. Nice to have you, and hello to all my listeners in Calgary and Vancouver. जी, सो डॉक्टर साहब आपकी रिसर्च जो है वो बहुत कुछ बताती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस विद बिग इम्पैक्ट्स। एब्सोल्युटली थैंक यू गुरप्रीत जी। यस, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाइबल कहते हैं। मॉडिफाइबल से मुराद है इनको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे अपने जो है ना हमारे अपने अंदर है, यानी हम इन्हें ख़ुद से कर सकते हैं। और इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स या आदात या तौर तरीक़ों को हम कह सकते हैं कि ये जो है इनका ख़ास जो है रिलेशनशिप है, यानी इनकी वजह से कैंसर और क्रॉनिक डिजीज़ में जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां और दूसरे अमराज जिसके लिए आपने जैसे कहा कि हमेशा के लिए आपको मेडिकेशंस पे जाना पड़ जाता है, वो लेनी पड़ जाती हैं। इन आदात में जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है उसमें है टोबैको यूज़। इसके अंदर जो है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अनहेल्दी ईटिंग, मैं इनको उर्दू में भी और हिंदी में भी जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए बता दूं, तंबाकू नोशी। इसके अलावा जो है वो एक्सेसिव जो है वो अल्कोहल की ड्रिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करना। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज का ना करना, अच्छा खाना ना खाना, पुअर स्लीप हैबिट्स, हमारी स्लीप का अच्छा ना होना, क्रॉनिक स्ट्रेस होना, और इस तरह की जो आदात हैं ये इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर और स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ कराने में। और अगेन जैसे आपने कहा कि रिसर्च कहती है कि टोबैको जो यूज़ है, जो आपका तंबाकू नोशी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, यानी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लंग कैंसर के ऊपर। तो और 20% ऑफ ऑल द कैंसर डेथ्स आर एट्रीब्यूटेबल टू, या जिनकी वजह से टोबैको यूज़ की वजह से 20% यानी 20% जो डेथ्स हैं वो आपकी टोबैको यूज़ की वजह से होती हैं। सबसे अच्छी बात इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के लिए, इसलिए हम इनको कहते हैं मॉडिफाइबल, यानी इनको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। मिसाल के तौर पे अगर हम तंबाकू नोशी कर रहे हैं, हम इसको छोड़ सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में है। दो चीज़ें होती हैं जो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ। एक तो होती है जेनेटिक फैक्टर्स जो हम अपने माता पिता से लेते हैं, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपके पास आ गए, अब उनको कुछ नहीं हो सकता। दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं। जैसे आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा, साउथ एशियन कम्युनिटी, हम वहाँ से इमिग्रेट करके यहाँ आ गए, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए, राइट। हम अब कम स्मोक से जो है हमारा ताल्लुक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कितना ट्रैफिक और उसकी वजह से स्मोक होता है। इसी तरह जब हम यहाँ आए हैं तो हम
जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं या पीछे से करते आ रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हमें बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज की जो रोज़मर्रा की वर्जिश अगर हमें उसकी आदत नहीं है तो हम उसकी आदत को डाल सकते हैं, मतलब ये चेंज हो सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट है। लोग इनको बहुत मामूली समझते हैं, कहते हैं और एक छोड़ो जी कौन सी एक्सरसाइज करें, हम वैसे ही ठीक हैं। लेकिन इन चीज़ों के बहुत इम्पैक्ट है। मैं बस अपनी आखिरी बात इस पर कंक्लूड करूँगा कि एक बहुत बड़ी स्टडी ऑन्टेरियो में की गई थी जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों को जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं इनको देखा गया। और इस स्टडी में ये देखा गया कि इनका ताल्लुक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है और कोई स्मोकिंग नहीं करता तो इसका कोई फ़र्क पड़ता है। तो स्टडी में ये देखा गया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से इनमें से कोई एक बीमारी हो सकती है जो क्रॉनिक डिजीज़ आपने बताई, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। इसी तरह जिनका BMI या जो थोड़े से वेट जिनका ज़्यादा है, जो लो हाई BMI में है, जो लो BMI में है, इसी तरह जो हाई BMI में उनको 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये डिजीज़ हो सकती हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसको, मेरा मकसद यहाँ डराना नहीं है किसी को, लेकिन अवेयरनेस पैदा करनी है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट कमोडिटी है। सो दैट्स वेयर आई एम गोना कंक्लूड हियर। ऑफ कोर्स डॉक्टर काशिफ, हमने इन दिनों सुना है बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं, हमें 4 दिन बाद, हफ्ते बाद ऐसी खबर कोई ना कोई मिल जाती है जिसके ज़रिए पता चलता है समवन इन देयर 40s पास्ड अवे। और 40s में हार्ट अटैक होना या कुछ ऐसी इश्यूज हो जाना बहुत ही हैरानीजनक है, जिससे हमें डर भी लगता है, बट एट सच अ यंग एज। एग्जैक्टली। अगेन गुरप्रीत जी, आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया और मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अगर हम देखें आज से 30 साल पहले जो आप ये चीज़ें बता रही हैं कि हार्ट अटैक होना, ये 60s में होते थे, राइट? इन देयर 70s, पीपल इन देयर 70s वी यूज्ड टू हियर अबाउट, ओ इनको हार्ट अटैक हुआ या इनको कोई प्रॉब्लम हुई। अब ये चीज़ें 40s में आ गई, जैसे आपने देखा है। और इसका एक बहुत बड़ी वजह जो वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब हमारी डाइट चेंज हो गई, हम फास्ट फूड्स पे बहुत लाइफ के अंदर बहुत क्विक आ गए, हम बहुत फास्ट हो गए, ठीक है, विच इज़ गुड इन अ सेंस, लेकिन बैड इन दिस सेंस कि अब हम जो है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो, हम बैठे बैठे अब काम करना चाहते हैं। पहले अगर आप देखा जाए तो हम बहुत, यानी हमारी चलत फिरत ज़्यादा होती थी। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी या वर्जिश का करना बहुत ज़रूरी है। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और बात जो हमें अपनी कम्युनिटी में जो बात ये समझनी चाहिए, क्योंकि हम ये जीन्स लेके आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जीन्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इन आदत और अतवार को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चेंजेस, और हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम छोटी छोटी चेंजेस से हम अपनी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई 5 मिनट पे कोई ड्राइव करके जाना है, आप वॉक करके जा सकते हैं, राइट? ऑल्दो इन दिस कैलगरी वेदर it can be sometimes challenging, but what I want to say here and what I want to emphasize on आपके क्वेश्चन पे कि जो ये चीज़ें हो रही हैं इन देयर 40s, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि, और हम इसके ऊपर डिटेल से आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए एज कम्युनिटी। हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। हमें नॉलेज और अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको सबसे लो प्रायोरिटी पे रखते हैं। और होता ये है कि जब हमारी बॉडी जो है इस तरह से बनी हुई होती है कि वो कॉम्पनसेट करती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन उठे आपको डायबिटीज हो गई, या आप एक दिन उठे आपको ब्लड प्रेशर आपका 170-180 हो गया, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी जो है वो कॉम्पनसेट करती है। और हम उस वक्त पहुंचते हैं डॉक्टर के पास जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है। और फिर होता क्या है, होता वो यही है, हमें करनी एक्सरसाइज, वो भी यही बताते हैं, हमें दवाई भी देते हैं और हम एक्सरसाइज भी करते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये कि जब हमें करनी ही है अल्टीमेट, सो व्हाई नॉट हम इसको प्रोएक्टिवली करें और प्रिवेंटेटिव तौर पे हम इसको लें, और कहें कि भाई हम अब एज सर्टेन ब्रैकेट पे पहुंच गए, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी एज में 35 प्लस हो गए, अब हम थोड़े लाइफ स्टाइल फैक्टर्स को चेंज करें। सो that's what I wanted to again say to your listeners कि थोड़ी सी चेंजेस, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस। जैसे आपकी जो अगेन फिजिकल एक्टिव, अगर हम बात करें, अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो डेफिनेटली उसको स्टॉप करें। आप नहीं कर सकते, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगी, देयर इज लॉट ऑफ हेल्प्स विच अगेन जब हम प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम बताएंगे हमें कौन कौन सी हेल्प्स मिल सकती हैं। और ऑब्वियसली मैं कैलगरी के हवाले से ही बता सकता हूँ। इसके अलावा जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, अब उसमें कुछ खास नहीं करना हमने। अगेन 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी
पर वीक, यानी 150 मिनट, जो कि अगर आप वैसे कैलकुलेट करें तो 2.5 घंटे बनते हैं पूरे हफ्ते में, अगर हम अपनी मॉडरेट टू स्ट्रेनस एक्टिविटी रखें। ये गाइडलाइंस है, या 10,000 स्टेप्स अमेरिकन गाइडलाइंस हैं वो दिल की बीमारियों को रोकने के लिए। सो ये सब चीज़ें डुएबल हैं। अगेन द मोटिवेशन हैज़ टू बी देयर। ये नहीं होना चाहिए कि जब आपको हार्ट अटैक हो गया या कोई बीमारी लग गई तब आप शुरू कर रहे हैं। हमें प्रोएक्टिवली करना है उससे पहले, और उससे पहले हमें अपने रेगुलर डॉक्टर के पास जाना मस्ट है। मतलब आपका जो भी रेगुलर फिजिशियन है, जो आपके जीपी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास जाओ। और यहाँ पे तो हेल्थ फ्री है, आप उनके पास जाएं, आप उनसे बोलें कि हमें जो है भाई हमें टेस्ट रन करके दें। वो आपके एनुअल फिजिकल टेस्ट करेंगे जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें, अगर कोई बॉडी में अंडरलाइंग चेंजेस हो रही हैं तो वो सारी की सारी उन टेस्ट में आ जाएंगी। सो अगेन बॉटम लाइन मैसेज इज बी अवेयर, बी नॉलेजेबल एंड be proactive. That's what I want to say, to your listeners. डॉक्टर मुगल, आपने ये बात पर एंड किया था पिछला नोट कि आपका डॉक्टर के पास जाना और एनुअल चेकअप कराना बड़ा ज़रूरी है। हम तो ये कहते हैं कि जब तक हमें ज़रूरत नहीं है, मेरे दर्द नहीं उठी कोई, तब तक मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, थैंक यू। बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरप्रीत जी, जैसे अगेन हमारी कम्युनिटी में आपने बताया कि जब कुछ हो जाता है तब हम समझते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिवेंटेटिव मेडिसिन। जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर ये है कि हम हर साल, अगर हमारी एज 35 प्लस और हमें हमारी रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर से मुराद ये कि अगर हमारे माता पिता को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या उनको कोई और ऐसी बीमारी है, तो हमारा 40 के बाद तो मस्ट है हर साल जनरल प्रैक्टिशनर या जीपी के पास जाना और उनसे एनुअल फिजिकल कराना। अब इस एनुअल फिजिकल में क्या होता है? इस एनुअल फिजिकल में होता ये है कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो मुख्तलिफ आपके ब्लड के टेस्ट हैं और आपके यूरिन टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट जो वो समझते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी कोई अंडरलाइंग चेंजेस तो नहीं हो रही। सो उनको उस वक्त देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम कहते हैं ना, निप द ईवल इन द बड, ये वो वाली बात है कि अब उसी वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको उसी वक्त डील कर लें, ठीक है। और यूजुअली होता ऐसा ही है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने टेस्ट कराए, वो टेस्ट के रिजल्ट्स देख के अगर कोई इश्यू होता है तो आपको कॉल करके बुला के, और वो ज़्यादा बेहतर है वर्सेस ये कि जैसे आपने कहा कि हम गए नहीं और उसके बाद हुआ ये कि कोई अल्टीमेटली कोई जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई या आपकी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसके बाद फिर होता क्या, फिर पानी सर से गुजर जाता है। अगेन मेडिसिन पे आपको फिर भी जाना पड़ेगा और फिर भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है, जनरल फिजिशियन नहीं है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड आपके पास एक आपका फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास आपको एनुअली जो आपको कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, इफ़ यू आर एट अ सर्टेन एज, जो अगेन 40-35 प्लस अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो अगर आपने उसके साथ वो रिलेशनशिप ज़रूर मेंटेन करना है। और ये तो हुई कि अगर अदरवाइज आप हेल्दी फील करते हैं, लेकिन अगर आपको बता दिया गया है कि आप डायबिटिक हैं या आपको बीपी की मेडिकेशन ऑलरेडी लगी हुई है, तो वो ये नहीं है कि साल में एक बार जाए थे डॉक्टर के पास, बहुत है डॉक्टर ਨੂੰ कही जाने साड़ी वो प्रिस्क्रिप्शन भेज दो ऑनलाइन फार्मेसी के पास, तो ऐसे ही चलता जाए, आपको मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि यू नेवर नो अगेन, ठीक है, कि आपको जब तक आपके टेस्ट नहीं होंगे, जब तक आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रॉपर तरीके से बात नहीं करेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे थोड़ी सी हमें अगेन नॉलेज और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें उनके साथ कांस्टेंट रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपको कोई बीमारी है, अगर आप बिल्कुल जैसे आपने कहा अदरवाइज हेल्थी फील करते हैं, तब भी आप हर साल उनके पास जाएं अगर आप एक सर्टेन एज ब्रैकेट में हैं, और उनसे जाके आप टेस्ट लिखवाएं और उनसे बेसिकली कहने का मकसद ही कि फॉलो अप करें। जैसे हम बाकी लाइफ की चीज़ों को फॉलो अप करते हैं, अपने कैरियर्स को फॉलो अप करते हैं, इसी तरह हमें हेल्थ को भी फॉलो अप करना है। हेल्थ को हमने छोड़ना नहीं है, उसको बाकी तमाम चीज़ों की तरह उसका भी फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। जी, हमने तंबाकू नोशी की बात कर ली कि अगर स्मोकिंग कोई कर रहे हैं या सिगरेट के अलावा अदरवाइज भी और तरीके हैं तंबाकू लेने के, या ऐसा कोई आप सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, उससे दूर रहें, बड़ी बात है। इसके अलावा आपने ये मेंशन किया था कि हेल्दी ईटिंग, अभी हमारे लिए हेल्दी ईटिंग के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं।
है ना? हम जैसा बैक होम कंट्री खाते थे वैसा ही तो खाना खा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब आप बोल रहे हो ये हेल्दी नहीं है, हमारे खाने को कैसे बोल सकते हो? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप क्लियर कर दें कि व्हाट इज़ एक्चुअली हेल्दी ईटिंग, तो समझा दें। बहुत ज़बरदस्त गुरप्रीत जी सवाल। अगेन हेल्दी ईटिंग से मुराद हमारी ये है कि हमारे फूड के जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमारा अगेन कैनेडियन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हमारा हाफ प्रोपोर्शन जो है, यानी अगर हमारी एक प्लेट है तो हाफ प्लेट जो है उसमें आपकी सैलड्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो हमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, मतलब हमें कोई ये नहीं करना कि हमने टोटल जो है वो अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर लेना है। अगेन छोटी छोटी चेंजेस करने से, हेल्दी ईटिंग करने से, अगेन अब हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर फास्ट फूड जाएं, ठीक है, दैट्स नॉट एन हेल्दी ऑप्शन। आई वुड से कि अगर आप घर का खाना खाते हैं दैट वुड बी मोर हेल्दियर कंपेयर टू जो ऑयली फैट्स और ये सारी चीज़ें। तो अगेन आपने अपने थोड़ा सा, हर कोई जो है वो ज़ाहिर है हैप्पी रहना चाहता है, तो थोड़ा सा अगर आपने मीठा खाना है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने जो भी चीज़ करनी है उसको मॉडरेशन के अंदर रखना है, राइट? हेल्दी ईटिंग जो स्पेसिफिकली है, जो कैनेडियन गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि आपको 5 to 7 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईच डे लेना है। अब 5 to 7 सर्विंग्स से मुराद क्या है? एक सर्विंग, जैसे आपने एक एप्पल ले लिया, दैट इज़ 1 सर्विंग, राइट? आपने जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, वो दैट्स अनदर 1 सर्विंग। तो हमें, जैसा मैंने कहा कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये कि जैसे अगर आप अभी आप देखें, अगर हमारी रिसेंटली जो डेटा कहता है, हमारे बच्चों के अंदर भी चूँकि ये बहुत सारे फास्ट फूड्स हैं जो वो खाते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़, आइसक्रीम और अदर चीज़ें जो खाते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको इसी टाइम पे रोकें। और जैसे आपने शुरू किया था, जब मैंने आपको ये बात कही थी कि जैसे जैसे फास्ट फूड का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखें पीछे से हार्ट डिजीजेस पहले 60-70s में होती थी, अब 40s में होने लगी हैं, राइट? सो अगर हम इसको, इसी ट्रेंड को इसी तरह रहेंगे और अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो आई फोरसी कि ये और अर्ली होना शुरू हो जाएगा, लेट 30s में होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि फूड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी कम्युनिटी में। एंड अगेन आई एम ऑल फॉर इट, हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हम उसको खाएं, लेकिन जो मैं यहाँ आपके तवज्जुह से, आपके चैनल से ही कहना चाहता हूँ कि हमें उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है अपने पोर्शंस में। और दूसरी बात ये कि हमें कोशिश करना है कि डीप फ्राइड चीज़ों से और बहुत ज़्यादा जो स्वीट शुगरी चीज़ें हैं उनसे रोज खाने से अवॉइड, अगर कोई रोज खाता है, फिजी ड्रिंक्स हो गई, उनसे थोड़ा अवॉइड करके हेल्दियर ऑप्शंस पे हम जा सकते हैं। और देयर आर हेल्दियर ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी को बहुत फिजी ड्रिंक्स पसंद हैं, तो आप उसमें ज़ीरो शुगर ले लें, सही? आप उसमें जो है वो, तो options are always available. kombucha ले लें। Exactly. All you have to do is you have to look for it. और एक आदत अगर हम जरूर डालें कि हम जब भी जाएं सुपर स्टोर में, तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स पे एक नजर जरूर डाल लें कि इसमें शुगर का कंटेंट कितना है, इसमें फैट का कंटेंट कितना है। डॉक्टर मुगल, एक इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूंगी आपके लिए भी और लिसनर्स के लिए भी। एक बार डाइटिशियन के साथ बात हो रही थी, तो वो बोले कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो ज़रूरी इस बात का ख्याल रखना है कि आप जहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है ना, वो वाले आयल्स में आप ज़्यादा घूमें, इंटीरियर आयल्स में ना ही जाएं। वो प्रोसेस्ड फूड या कैंड फूड, उसको जितना अवॉइड कर लें, वहाँ पर घूमना फिरना रहने दो। एब्सोल्युटली एंड अगेन वही चीज़ है ना, मैंने जैसे आपको कहा गुरप्रीत जी, छोटी छोटी चेंजेस हैं, छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस हैं। हमको ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल ही अपना टोटल लाइफस्टाइल चेंज कर लें। ये अगर हम ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस फ्रॉम एन अर्ली एज करें, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र भी आता है और हमें पता भी चलेगा और हम खुद हेल्दी फील करेंगे। हम अपनी बॉडी के अंदर जब अच्छा खाएंगे, और अगेन ये रिसर्च से प्रूवन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। एंडोर्फिन्स को हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो जब भी हम अच्छी स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं, तो ये हार्मोन्स हमें अच्छा फील कराते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, अगेन फिजिकली भी आप अच्छा फील करते हैं, मेंटली भी अच्छा फील करते हैं।
स्पेशली जैसे हमें डॉक्टर मुगल ने बताया जो कि मॉडिफाई किए जा सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी रिसर्च ने ये भी तो बताया होगा ना कि जो कसरत करना है कितना इम्पोर्टेंट है। हम ये कहते हैं लाइक ओवरऑल जब बात की जाती है ना एक्सरसाइज करया करो तो कहते हैं, ये तो सारे ही कहते हैं, स्कूल में भी सिखाया था। कनाडा में हम बिजी बहुत हैं, इतनी भाग दौड़ हो जाती है, इसी में ही एक्सरसाइज हो जाती है। तो अभी उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, थैंक यू अगेन गुरप्रीत जी, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। अगेन जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज जो है वो हमें मॉडरेट टू स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, उससे मुराद क्या है हमारी? जैसे आपने कहा बहुत भाग दौड़ हो जाती है, बिल्कुल भाग दौड़ बिल्कुल हो जाती है, लेकिन जो एक्सरसाइज जो हमें रिकमेंडेड है उसमें ये कि हमारा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। जैसे हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं उसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, या हम रनिंग करते हैं, या हम जॉग करते हैं, या इवन हम कोई भी गेम प्ले करते हैं। तो हमें किसी भी एक्टिविटी को, जो भी आपको पसंद है, वो एक एक्टिविटी आप चूज़ कर लें। और जैसे मैंने बताया कि अगर कोई वॉक करना चाहता है वो बिल्कुल वॉक कर ले, लेकिन अगेन वो ब्रिस्क वॉकिंग कहलाएगी। और एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम ये कहाँ करें, कैसे करें? अब जैसे कैलगरी में इस वक्त भी जो है वो स्नो पड़ रही है, राइट? ठीक है। तो हम उसको कैसे करें? तो इसके लिए ये है कि मुझे कैलगरी का भी पता है, मुझे वैंकूवर का भी पता है। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। उन ग्रुप्स के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि वो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रन करते हैं। सो अगर आप उनके साथ एफिलिएट हो जाते हैं तो उसमें होता ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई आज मेरा एक्स फ्रेंड जा रहा है ये खेलने, तो मैं भी जा सकता हूँ। इसकी मिसाल मैं अपनी भी दे सकता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी भी जो है वो जिम एक्टिविटी में जो है वो, एंड आई वाज इनरोल्ड इन द UFC जिम, बट मेरे लिए अकेले अपने आप को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आपको एक जिम बडी या एक मोटिवेटर चाहिए। सो जब मैंने भी इसी तरह एक ग्रुप में मैंने अपने आप को इनरोल किया, नाउ आई गो एंड प्ले थ्राइस अ वीक। और जिस दिन स्नो भी पड़ रही होती है उस दिन मेरे बडीज जा रहे होते हैं एंड दे पुल मी कि नहीं भाई आज आपने नाम डाल दिया तो आपने आना है। सो दैट्स हाउ समथिंग मैं अगेन सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ आपके लिसनर्स के लिए कि हम इसको आसान बनाना चाहते हैं कि भाई इसको कोई हम भारी ऐसा बोझ नहीं बनाना चाहते। और कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल फैक्टर ले लें, इवन जैसे आपको खाना पीना है उसको भी हमने बोझ नहीं बनाना, लेकिन हम उसके अंदर चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं आपके अगेन प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके वी कैन मेक बिग इम्पैक्ट्स on our health. So again जैसा आपने कहा फिजिकल एक्टिविटी, this is very important. हम इसके अंदर भी and again people are different. अगर किसी को जो है वो ग्रुप्स के अंदर या कोई ग्रुप एक्टिविटी में, because everybody is different, right? So अगर किसी को जो है ग्रुप एक्टिविटी नहीं करनी वो सोलो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप किसी ग्रुप में होते हैं या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में, तो आपको एक मोटिवेशन ज़रूर रहती है। एंड मोटिवेशन इज द की, नॉट फॉर फिजिकल एक्टिविटी बट टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द लाइफ। मोटिवेशन इज द की। कई बार ना हम अकेले ये सोचते रहते हैं कि क्या वहाँ पर जाकर स्ट्रेंजर्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे जिम में, पर एज यू सेड कि अगर बड़ी सिस्टम बना ले और जिस पर भरोसा भी है कि ओके एक दूसरे को हम पुश कर सकते हैं, चलो भाई चलते हैं, अरे क्यों नहीं जाना है, चल मूड ठीक हो जाएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित रखता है। एट द सेम टाइम आपकी अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी चल रही हैं तो कहते हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाने में ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस से दूर रहना, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लें अगर लाइफ में है तो ये एक्सरसाइज करना, चाहे बडी के साथ जाना, आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है। मैंने पढ़ा था कहीं, कहते हैं कि डिप्रेशन जो है ना वो मूवमेंट के साथ नहीं उसकी बनती है। तो अगर आप मूवमेंट में हो, फिजिकली एक्टिव हो तो भाग जाता है। एग्जैक्टली। एंड अगेन गुरप्रीत जी बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही। ये जो मैं आपको बात बता रहा था, जैसे जो आपने भी कही कि एक जिम पार्टनर या कोई भी आप पार्ट ऑफ अ सोशल ग्रुप हो, ये बेसिकली आपको आइसोलेशन से बचा रहा है। आप जब 3-4 लोगों में मिलते हो, आप बैठ के कोई बातचीत करते हो, तो उससे आपकी एक्सरसाइज तो करने से, जैसे मैंने आपको बताया, एंडोर्फिन्स रिलीज होते ही होते हैं। ये सोशल नेटवर्क और ये सोशल सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे हमने देखा बैक होम हमारा बहुत बड़ा सर्कल होता है,
नॉट इवन आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा सर्कल होता है, और वो सारे फ्रेंड्स आपके साथ यहाँ नहीं आ जाते, राइट? सो आपको यहाँ पे अगेन एक्टिवली परस्यू करना पड़ता है उस सर्कल को अगेन बनाना, और वो सोशल सर्कल आपका सेफ्टी नेट है, उसको हम एज अ सेफ्टी नेट कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेसर्स हैं, एंजाइटी है, मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, तो वो अगेन जैसा मैंने कहा कि अगर आप पार्ट ऑफ दीज ग्रुप होते हो तो वो आपको हेल्प करता है और इन चीज़ों को मैनेज करने में. सो यू आर गेटिंग बेसिकली टू थिंग्स एट द सेम टाइम, बाय गोइंग विद अ बडी, you are having at the same time, you're having your physical activity checked off, as well as social circle is also getting checked off. So it's very good. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बडी सिस्टम बन जाता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, पर अब हम बात करें हमारी ख़वातीन की, हमारी फीमेल्स की जिम्मेदारी उनके लिए, जहाँ बाहर की इम्पॉर्टेंट है वहीं पर घर की, बच्चों की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लगी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. कहीं ना कहीं प्रिविलेज उन्हें मिल जाता है, पर वो कैसे ख्याल रख सकते हैं? अगेन गुरप्रीत जी, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, और हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी अगेन ख़वातीन की जो पॉपुलेशन है 50%, राइट? सो मेल 50%, फीमेल 50%, और वॉट एवर दैट इज़ 50-52% जो भी है, तो हमें उनको किस तरह से मोटिवेट करना है. बिकॉज अगेन अगर हम मेल्स के बडीज़ मिल जाते हैं तो फीमेल्स के लिए ज़ाहिर है उनके लिए वो टाइम निकालना और उसी टाइम के ऊपर सबका एक साथ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे एक बड़ी मैं आपको एक ज़बरदस्त जो है वो एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एंड अगेन इट्स जस्ट माई बेटर अदर हाफ. डॉक्टर अफीरा नाज जो है वो मेरी वाइफ है. उन्होंने जो है वो एक ऐसे ही इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप बनाया था, जिसके अंदर आपका वॉकिंग चैलेंज हुआ था. उसमें सिंपल से अगेन ये था, एंड अगेन मैं आपको ये एग्जांपल इससे दे रहा हूँ कि आपके लिसनर्स इस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं, एंड इट हैज़ प्रूवन टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव. उसके अंदर ये है कि आप ख़वातीन जो हैं अगर वो अपना एक ग्रुप बनाना चाहें, या अगेन मैंने जैसे आपको कहा बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं अब तो हर जगह. आई एम प्रीटी श्योर कैलगरी में होंगे, वैंकूवर में होंगे, ये सोशल ग्रुप्स जो हैं दे आर अवेलेबल एवरीवेयर. व्हाट दे कैन डू, दे कैन मेक अ वर्चुअल ग्रुप, और उसके अंदर अगेन ये है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी वो हैं वो अपनी वॉक को अपने टाइम के ऊपर करें और अपने स्टेप्स को क्लॉक इन कर दें. तो इससे होगा ये कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहेंगे वर्चुअली कि हाँ भाई मैंने आज इतने स्टेप्स कर दिए, ओ अब मेरी बारी, अब नाउ आई हैव टू डू दोज स्टेप्स, राइट? और आई रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर्स, बट देयर वर लॉट ऑफ फीमेल्स दैट पार्टिसिपेटेड इन दैट वॉकिंग चैलेंज, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो है, आई बिलीव दे वर मोर देन 100,000 स्टेप्स जो कि उन्होंने एज कलेक्टिव जो है वो उन्होंने अचीव किया थ्रू दिस इनिशिएटिव. एंड अगेन दिस हैज़ बीन एविडेंस बेस्ड कि जब हम कोई छोटा सा कंपटीशन ले आए या इस तरह का जो कर लें. सो अगेन मैं आपके लिसनर्स को अगेन बताना चाहता हूँ कि देयर आर ऑलवेज एवेन्यूज अवेलेबल. सो हमारी ख़वातीन के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर तो वो सेम टाइम पे टाइम निकाल सकती हैं अपने बडीज़ के साथ, दैट इज़ आइडियल, क्योंकि अगेन कोई भी चीज़ जो है वो इन पर्सन कनेक्शन से बेहतर नहीं है. लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपसे 100% एग्री करूँगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब के साथ साथ घर को और बच्चों को देखना होता है, तो उनके लिए भी हमारे पास ये एवेन्यू है कि वो वर्चुअली इसको कर सकते हैं और उसके बाद अपने स्टेप्स को क्लॉक इन कर सकते हैं. आप आजकल तो हर किसी के पास जो है वो आपकी स्मार्ट वॉचेस वगैरह हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लॉक इन दोज एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स और वो आप ग्रुप में डाल दें और एक ग्रुप का एक चैलेंज बना लें कि भाई एज 5 or 10 females we have to achieve this and work towards it. So and again as I said this has been evidence based, it really works. मैं तो कहूँगी और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि अगर दोनों पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ ही इकट्ठे ये काम शुरू कर दें कि चलो लेट्स मोटिवेट ईच अदर. Absolutely, I would say include your kids too. So as a family आप अपना गोल बनाएं कि भाई हमने इतने स्टेप्स करने हैं and motivate your kids too because they are our future, right? So और जैसे मैंने आपको बताया कि किड्स के अंदर ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो नॉट ओनली दैट वी कैन, एंड दीज आर ऑल ग्रेट आइडियाज़. जैसे मैंने आपको कहा कि इट ऑल कम्स थ्रू योर अवेयरनेस एंड नॉलेज. वंस यू हैव द नॉलेज एंड द अवेयरनेस देन यू कैन मूव टूवर्ड्स दैट स्टेप. अगर हम ये कहें ओ छोड़ो जी कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं होता, हम वैसे ही बहुत भाग दौड़ कर लेते हैं, तो देन इट वोंट वर्क, राइट? सो दैट्स व्हाई माय पॉइंट हियर इज आई वांट टू क्रिएट द नॉलेज एंड अवेयरनेस इन through this program to your listeners कि this is something that we all need to be focusing on. All right.
और इसके साथ बीमारियों से परे रहेंगे हम, और क्या चाहिए? एग्जैक्टली आपकी मैंने आपको जैसे कहा आपकी हेल्थ सबसे बड़ी कमोडिटी है. हम यहाँ आते हैं, हम कहते हैं भाई हम इतना कमा लें, हम ये बना लें, हम वो बना लें, विच इज़ फाइन, आई एम ऑल फॉर इट. बट एट द सेम टाइम जब अगर आप हेल्दी ही नहीं हैं और अगर आपको कोई भी बीमारियां आपके साथ हैं जिनके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आई वुड से कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा? आपने अपनी लाइफ को एट द फुल पोटेंशियल एंजॉय ही नहीं किया. सो अगेन एज आई वुड से कि आप ज़रूर करें वो सारे काम भी, बट इन चीज़ों को भी मस्ट अपनी लाइफ में शामिल करें. बिल्कुल. जिन लाइफस्टाइल हैबिट्स की हमने बात की है, उनमें अगर आप आज से भी चेंजेस लाना शुरू कर दें तो बहुत हद तक कुछ क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिजीज़ से बचा जा सकता है. और डॉक्टर काशिफ हमें कुछ तो बता चुके हैं, और मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पर कनाडा में रहते हुए शिफ्ट वर्क भी होता है, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क भी होते हैं, जिससे हम थकान ज़्यादा महसूस करते हैं, और कईयों के लिए ऐसा भी है कि नींद उन्हें प्रॉपर नहीं मिलती है. लेकिन माहिर कहते हैं, आप जैसे रिसर्च करने वाले बताते हैं कि स्लीप, क्वालिटी स्लीप का और हमारी सेहत का कितना अच्छा रिलेशन है, तो बना कर रखें इन दोनों को. अगेन बहुत ही ज़बरदस्त सवाल गुरप्रीत जी. स्लीप हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्लीप जब मैं कहता हूँ स्लीप, गुड क्वालिटी स्लीप जैसे आपने कहा. एंड अगेन आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम आते हैं, हमारे लोगों के लॉन्ग आवर्स होते हैं. उसके लिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अपने लिसनर्स को कि आपके तवज्जो इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि हमें ये मेक श्योर करना है कि स्लीप से पहले हमें अपनी तमाम, अगेन हम सब के हाथों में मोबाइल होता है, और मैंने अक्सर देखा है कि हम सोते से 1 मिनट पहले तक हमारा मोबाइल जो है वो हमारे साथ होता है. उसके बगैर हम नहीं गुजर सकते. अगेन दैट इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम, राइट? सो मैंने ये देखा है कि उसकी वजह से आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है. प्लस ये कि हम अपने फ़ोन्स को भी मोस्टली अपने पास रखते हैं, उसके ऊपर अलार्म्स लगा के, और अगर हमने जो है वो उसको साइलेंट नहीं किया या उसको एयरप्लेन मोड पे नहीं किया, तो आपके सारे मैसेजेस भी आपको आ रहे हैं. सो इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आपकी स्लीप जो है वो क्वालिटी स्लीप नहीं हो रही. आप सो तो रहे हैं 6 घंटे, लेकिन चूंकि आप बार बार उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है. सो अगेन समथिंग वेरी ईजी दैट लिसनर्स कैन डू इज़, जब आप सोने जा रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप अपना वाईफाई ही ऑफ कर दें. जो आपके घर का मेन वाईफाई है उसको ऑफ कर दें. अगर वो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आप ये करें कि अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे करें और उसको अपने से दूर रखें, ताकि उसकी जो उसकी रेज़ हैं, अगेन एविडेंस बेस है, रिसर्च हमें कहती है कि जो ये फ़ोन की जो रेज़ हैं, जो आपकी इंटरनेट, दिस इज़ नॉट, दीज आर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. सो इन चीज़ों को हम करने से अपनी स्लीप को बहुत बेटर बना सकते हैं. और जब स्लीप अगेन आपकी बेटर होगी तो नेक्स्ट डे यू विल फील एनर्जाइज. और अगर आपकी स्लीप बेटर नहीं हुई तो आप एनर्जाइज भी नहीं होंगे, आप वर्क पे भी लो होंगे, और एंड अगेन यू वोंट हैव द मोटिवेशन टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी जो हमने बात की. सो इट ऑल गोज बैक टू अगेन द सेम थिंग कि हमें हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. हमारी स्लीप, हमारी आपकी जो है वो आपकी एनर्जी से, यानी आपकी जो डेली एक्टिविटी है उससे इंटर रिलेटेड. अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, आप स्लीपी फील करोगे, और अगर आप वो फील करोगे तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ज़ाहिर आपका मन ही नहीं करेगा, आप कहोगे मैं तो थका हूँ. सो इट ऑल गोज बैक टू दैट फुल सर्कल कि हमें हर चीज़ को, और ये मॉडिफिकेशंस को बहुत बड़ी नहीं है, ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस है जो कि हर कोई आज से कर सकता है. जब मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा हमने इसको आज से, बल्कि आई वुड से अभी से करना है ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस को, एंड दोज आर वेरी ईजी. और जैसे मैंने अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि इन चीज़ों का करने से इनके इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी कल नज़र आना शुरू हो जाए. इनके इम्पैक्ट एक तो आपको हो सकता है थोड़ा सा लेट नजर है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होंगे. इन चीज़ों की वजह से आप खुद देखेंगे, आप फिजिकली भी अच्छा फील करेंगे और मेंटली भी अच्छा फील करेंगे. लेकिन जाहिर है हर चीज़ को देने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट हियर. दैट्स ट्रू. एंड फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू डॉक्टर मुग्गा. आई वुड से अगेन डॉक्टर, मैं गुरप्रीत जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात, एक फाइनल मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपके लिसनर्स को कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें. और अगर एक टेक अवे मैसेज इस प्रोग्राम से लेना चाहें तो वो ये है कि एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं करते तो एटलीस्ट आपके पास अगर फैमिली फिजिशियन नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरी लिसनर, यहाँ पे हेल्थ फ्री है, प्लीज़ गो गेट अ फैमिली फिजिशियन. आप और उनके पास हर साल
एक एज के बाद, जैसे मैंने आपको बताया 35-40 के बाद आप हर साल रेगुलर चेकअप के लिए जाएं और उनके साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आपको आपकी लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में आपको अवेयरनेस और नॉलेज है। बिल्कुल ठीक है। एंड नॉलेज इज एक्चुअल वेल्थ। अवेयरनेस की ही कोशिश थी आज की भी, और गुड रिमाइंडर्स हमने अपने लिसनर्स को दिए हैं। डॉक्टर मुगल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।